गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है सोशलिज्म एंड हिटलर इन जर्मनी। दोस्तों, इस चैप्टर में हमको एक चीज़ बहुत ख़ास तरीके से पता चलती है, दैट इज़ that this chapter actually works upon the intricacies of basic Nazism। हमको ये समझ में आता है कि नाजिज्म में एक्चुअली गड़बड़ कहाँ हुई थी, क्या हुआ था। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड। टॉपिक जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ ये थोड़ा कंटेम्प्ररी रिटन स्टफ से अलग है। इट इज स्टेप्स टू डेथ। ये टॉपिक इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एंड द रीजन दैट माई स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी टू गो अहेड एंड कवर दिस टॉपिक इज कि इस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन के बाद में आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि नाज़ी जर्मनी में किस स्ट्रैटेजी को सीक्वेंशियल ऑर्डर में इन लोगों ने फिक्स करा था। जैसे पहला स्टेज था एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन स्टेज जो था वो 1933 से 1939 तक चलाया जाता है। इसका मेन मोटो ये होता है, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। ये किसके लिए था? ये जिप्सीज, ये ज्यूज और भी बहुत सारी लगभग 50 कम्युनिटीज़ को इस तरीके से इन लोग नाज़ी प्रोपेगेंडा की शुरुआत करी गई थी। कुछ पॉइंट्स इधर रख दिए गए थे, स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। न्यूरेमबर्ग लॉज बनाए गए थे जिसमें सिटीजनशिप जो है जर्मन लोगों को 1935 सितंबर में बना था, उसमें सिटीजनशिप कुछ लोगों को प्रॉमिस की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, only person of German or related blood would henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire। पहला सिचुएशन, कोई पर्सन अगर जर्मन रिलेटेड ब्लड से रिश्ता रखता है तो ही वो पर्सन एक जर्मन सिटीजन बन के जर्मन एम्पायर में रह पाएगा, और एल्स he will not be able to stay। Marriages between Jews and Germans were forbidden। क्यों ये रूल बनाया गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं नाज़िज्म की जो एक प्राइम थ्योरी थी वो ये थी कि समवेयर समहाउ जो ज्यूज हैं वो इम्प्योरिटी फैला रहे हैं आर्यन रेस के अंदर। सो फॉर दैट वेरी रीजन ये चीज़ यहाँ से हटाई गई। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन became a crime। Now you couldn't have a girlfriend or courtship with a Jew, a Jewish man। You can't date a Jewish man or you can't date a Jewish women। Jews की तरफ से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्श हुआ था क्योंकि उनकी क्वांटिटी लेस थी। जर्मन्स की तरफ से ये थोड़ा सा इजी को चल रहा था क्योंकि जर्मन्स वर नॉट द वन हु वर बीइंग कंडेम्ड। दोस्तों, Jews were forbidden to fly the national flag। जर्मनी का नेशनल फ्लैग जो है वो ज्यूज के घरों पे, उनके एस्टैब्लिशमेंट्स पे अब नहीं लगेगा। तो ये एक ओवरऑल न्यूरेमबर्ग लॉ आया था। ये आया था सितंबर 1935 में। इसके अलावा और भी कुछ लीगल मेजर्स थे। पहला लीगल मेजर इधर जो दिखता है वो ये था कि ज्यूइश बिजनेसेस को बॉयकॉट करना था। ज्यूइश बिजनेसेस को बॉयकॉट इसलिए करना था क्योंकि ज्यूज को एक तरीके से सेग्रीगेट करना था। हमको किसी को सोसाइटी से हटाना है, उसकी फूड पाइप काट दो भैया, अपने आप बंदा, उसके खाने पीने का वो करते थे लोग, गाँव से बाहर जात बाहर करते थे और वो निकाला दे देते थे, वो सब चीज़ें। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स में जितने भी ज्यूज थे उनको अब गवर्नमेंट जॉब से हटाया जाने लगा। तो ये एक तरीके से बहुत क्लियर इमेज दिख रही है दोस्तों क्या हो रहा था। एंड फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ज़बरदस्ती ज्यू की प्रॉपर्टी, अगर आप ज्यू हो, आपकी प्रॉपर्टी कोई भी कभी भी आपको घर से बाहर धक्के मार के निकाल देगा और आपकी प्रॉपर्टी को किसी तीसरे को बेच दिया जाएगा। तो ये जो प्लानिंग चल रही थी दोस्तों, ये सब यहाँ पे शुरू हो गई थी। एंड मैंने जैसे बताया, बिसाइड्स ज्यूइश प्रॉपर्टीज वर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउसेज अटैक्ड, सिनेगॉग्स बर्न्ड एंड मेन अरेस्टेड इन
पोगोम इन नवंबर 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। हुआ ये था कि पोग्राम एक जगह थी, ठीक है। अब नवंबर 1938 में तो खुलेआम ज्यूस की प्रॉपर्टीज को जला रहे, वैंडलाइज कर रहे, लूट रहे, सब कुछ कर रहे, आंख बंद करके सरकार बैठी हुई थी। द नाज़ी रेजिम वाज सिटिंग आउट देयर, यू कैन जस्ट सी, यू नो, लाइक जिस तरीके से लिखा हुआ है फॉर आर्यंस ओनली, एक सेग्रीगेशन कर लिया था, एंड दैट वाज क्वाइट हार्ड एंड नॉट इजी टू एक्सेप्ट। साइंस आ गए थे, नॉर्थ सी, यू नो, रिजॉर्ट थे, इट इज फ्री ऑफ ज्यूज, अब इस रिजॉर्ट पे आप जाओ, यहां कोई ज्यूज नहीं मिलेंगे आपको। इस तरीके से सेग्रीगेशन हो रहा था। अब स्टेज 2 आता है, उससे पहले दिस इज अ वेरी सैड इमेज ओवर हियर। पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट। If you can see this image, there's a Jewish person trying to sell something and the quote here is, this is all I have to sell. उसके पास सिर्फ यही है। Men and women were left with nothing to survive in the ghettos. That was all that was happening. अब ये जो stage 2 था ना, जो ghettoization का जो stage 2 था, that was from 1940 to 1944. Guys, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कही गई थी, इसका सेग्रीगेशन क्या था? You have no right to live among us. पहले था, अगर आप पहला वाला देख रहे हैं, उसमें था You have no right to live among us as citizens. आप जर्मनी के सिटीजन बन के हमारे साथ नहीं रह सकते हो। दोस्तों 1944 तक जो रिजाइम चली थी, जो सेकेंड स्टेज चला था गेटोइजेशन का, उसमें तो सीधे सीधे बोल दिया गया था You have no right to stay among us. तुम्हारा हक ही नहीं है हमारे साथ रहने का। सितंबर 1941 से सभी ज्यूज को कहा था कि उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ेगा। स्टार ऑफ डेविड वाज अ साइन, उनको आर्म्स पे पहनना पड़ेगा या ऑन देयर ब्रेस्ट, दैट मीन्स उनके छाती पे उनको पहन के रखना पड़ेगा। स्टार ऑफ डेविड एक फ्लैग होता था दोस्तों, कुछ इस तरीके का। लेट मी गो अहेड एंड यू नो लाइक इराडिकेट in a better way for you people. This was a Star of David flag, and some sort of I don't know, I'm right over here, but एक स्टार उनको पहन के रखना पड़ता था, एक ज्यूइश स्टार होता था, वो उनको पहन के रखना था, स्टार ऑफ डेविड। इफ यू गूगल इट, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड हैव अ लुक एट इट। आई थिंक इट वुड हैव बीन लाइक दिस इन अ बेटर वे, प्रोबेबली जो पैलेस्टाइन के फ्लैग में हमको दिखता है उस तरीके से। ये स्टार ऑफ डेविड पहन के रखना था आपको, पहचान बताने के लिए कि आप ज्यू हो। ये आइडेंटिटी मार्क जो था, ये इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी मार्क रहता था, सारे चीज़ों के ऊपर ये स्टार लगा रहता था बताने के लिए कि दे आर ज्यूज। उनको ज्यूइश हाउसेस में रखा गया जर्मनी में, और गेटो लॉर्ड्स है, वॉसो है, वॉसो वॉज इन पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वॉसो थी दोस्तों, तो वहाँ पर भी ज्यूज को गेटोज में रखा गया था। गेटो पोलैंड को बहुत पहले नाज़ी आर्मी ने वैंक्विश कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। पोलैंड की कैपिटल में स्पेसिफिक गेटो बनाए गए थे, जो एरियाज थे जहाँ पर इनको रखा जाता था। अब ये जो गेटोज थे, ये सही मायने में कुछ ऐसी जगहें थी जो कि सफरिंग्स और पॉवर्टी का एक सिनोनिम थी। मतलब पीपल एक्चुअली लिव्ड देयर, बट दे वर लिविंग इन कंडीशंस दैट वर वर्स देन डाइंग आउट। सबसे पहले गेटो जाने से पहले ज्यूइश लोगों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना पूरा वेल्थ सरेंडर करना पड़ता था कि भैया ये सब है हमारे पास, लो, और फिर गेटो में रहना पड़ता था। अब दोस्तों उनके पास कुछ बचा नहीं, तो धीरे धीरे होने ये लगा कि गेटोज एक ऐसी जगह बन गई जहां पर डेथ
became inevitable. Hunger, diseases, unhygienic conditions, these all started prevailing. Now, stage 3, probably the worst stage, दोस्तों, annihilation, खात्मा. This was 1941 onwards. 1941 के बाद कुछ चीजें बदल सी गई. टैगलाइन क्या थी? यू हैव नो राइट टू लिव. सिस्टमैटिक है. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस. यू हैव नो राइट टू लिव. आप धीरे धीरे टैगलाइन को छोटी करते जा रहे हो. टू अमंग अस एज सिटीजन्स को आपने कम करके टू लिव अमंग अस कर दिया. फिर लिव अमंग अस को और कम करके टू लिव कर दिया. सैड. Images are really speaking many things now. Figure 18 में आप देखेंगे one of the Jewish counterparts getting killed while trying to escape a concentration camp, क्योंकि उसके आसपास जो वायरिंग होती थी, बार्ब वायरिंग, it was electrocuted. उसमें करंट लगा के रखते थे. And this person died probably trying to escape. Now that's really sad. Figure 19, ये वो गैस चेम्बर में जिस तरीके से ज्यूइश लोगों को ले जाके मारा जा रहा था. गैस चेम्बर्स बना के रखे थे दोस्तों. उन गैस चेम्बर्स में ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को really they were in a way they were taken ahead, and in that manner once they were taken ahead उनको उन गैस चेम्बर्स में खड़ा करवा देते थे और गैस, पॉइजनस गैसेस स्प्रे करते थे जिससे कि वो मरते थे. These are the piles of clothes outside the gas chambers, if you can see figure 19 of your book. You can see humongous piles of clothes. People were simply sent to die. ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स सब बताए जा रहे थे. इनको पता है अलग अलग एरिया से, यूरोप के अलग अलग एरिया से ये डेड फैक्ट्री कहेंगे इसको. इन डेड फैक्ट्रीज में, इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में पूरे यूरोप से गुड्स ट्रेन में भर भर के ठूस ठूस के लाया जा रहा था. पोलैंड और दूसरी जगहों पे भी कुछ नोटेबल जगह है. बेल्जेक, ऑस्विच, सोबिबोर, देन ट्रेब्लिंका, शेल्मनो, माजदानिक. ये कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे गैस चेम्बर्स बना के रखे थे स्पेसिफिक पर्पस से, और इन गैस चेम्बर्स को फिर जाके यूज किया जाता था मास किलिंग के लिए. विद इन मिनट्स मास किलिंग टुक प्लेस. गैस चेम्बर में 100-200 लोग एकदम ठूस दो, गैस छोड़ दो, मर जाएंगे. दैट वॉज वॉट वॉज द वे दैट वॉज डूइंग. मास ग्रेव्स निकल के आई है दोस्तों. और ये सारे, नाउ दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन कैंप एंड दीज आर, फिगर 22 में आप देखेंगे, दीज आर द शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सोल्यूशन. जो मैंने बताया था ना, फाइनल सोल्यूशन, वो चीज. अब एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था ये. अब आपको दिख रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप बहुत दूर है, बट कहीं ना कहीं ठीक है. यू कैन सी टू इट दैट दिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप, द इमेज इज गेटिंग ब्लर्ड नाउ. This concentration camp is looking so beautiful at the serene place, but the hidden truth behind this thing was really, really bad. So I hope now you got the crux. Agle part mein we'll be going ahead and meeting with a new topic of the same chapter. Please, if you have any doubts, नीचे comment box में comment ज़रूर करना. Thank you very much. Take care. Bye bye.